देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे आज के खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे की। और इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है यूसीसी। यूसीसी का मतलब तो आप समझते ही होंगे। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय ले ली है। क्या है सरकार की मंशा और चुनाव से पहले इस मुद्दे को और कितनी हवा दी जाएगी, साथ ही समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू करने का फैसला लगभग कर लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। गृह मंत्रालय से सीएए लागू करने के ठोस संकेत गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में 27 दिसंबर को हुई घोषणा से मेल खाते हैं। उन्होंने आम सभा में कहा था कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगा दी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे और दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीएए का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय नागरिकों से इसका कुछ सरोकार भी नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं होगा तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों के लिए यह जो समय सीमा है या समय अवधि है 11 साल से अधिक है। सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जा सकता है। और भाजपा शासित असम, त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंकाएं रही है। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ। सीएए में व्यवस्था है कि जो विदेशी हैं 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। सीएए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल दिया जाएगा या बाहर किया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहाँ लौट आएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3,117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि आवेदन 8,244 मिले थे।
वहीं गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। लोकसभा में आने से पहले ही बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध जो था और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद हिंसा भड़क गई और वो दंगों में तब्दील हो गई। सियासी गलियारे में चर्चा है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में हावी रहने वाला है। लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लॉ कमीशन के एक बयान के अनुसार 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए निर्णय लिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने लोगों से विचार वेबसाइट या ईमेल पर देने के लिए कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट तैयार किया जाए, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। संविधान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रावधान होगा जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे, फिर वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों न हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके जरिए हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसमें महिलाओं और पुरुषों को भी समान अधिकार मिलेंगे। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। समान नागरिक संहिता में जिन पहलुओं पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा उसमें व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि शामिल है। आपको बता दें कि हमारे संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि को मानने वाले नागरिकों को अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में नागरिक अपने अपने धर्म के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें साफ कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है और इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। दरअसल यूसीसी की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों की एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विशेष रूप से इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उन कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। ब्रिटिश सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाई थी। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। उसके साथ ही समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दों में भी नागरिकता संहिता की सिफारिश की थी। राव समिति की रिपोर्ट का प्रारूप BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को सौंपा गया। यह प्रारूप 1951 में संविधान को अपनाने के बाद चर्चा के लिए आया। चर्चा के बीच ही हिंदू कोड बिल समाप्त हो गया और 1952 में दोबारा प्रस्तुत किया गया। बिल को 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया ताकि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच वसीयत
या उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध किया जा सके। अधिनियम ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार किया और महिलाओं को अधिक संपत्ति अधिकार और मालिकाना हक दिया। इसने महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में संपत्ति का अधिकार दिया। आपको बता दें कि यह मुद्दा जो है भाजपा सरकार के लिए जनसंघ के जमाने से अहम रहा। जनसंघ के नेताओं ने भी देश में यूसीसी लागू करने की मांग की थी। तब से यह मुद्दा चला आ रहा था। 2014 और फिर 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने इसे जोर शोर से उठाया। पिछले 9 साल के अंदर भाजपा की केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। राम मंदिर का निर्माण हो या 3 तलाक पर कानून बनाने का मसला, सीएए और एनआरसी हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का कदम। ऐसे में अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनती है तो संभव है कि अगला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ही होगा। केंद्र सरकार इसे लागू करके देश को बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। इससे भाजपा के लिए सियासी पिच भी तैयार हो जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि देश के नए संसद भवन में बनने वाला पहला कानून यही होगा। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। भाजपा अभी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसके जरिए विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिलने की भी उम्मीद है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रीतू राय अवस्थी की अगुवाई वाले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए दोबारा से राय मांगी। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को फिर से इसे दोहराया गया और इसके बाद 31 अगस्त 2018 को विधि आयोग ने नागरिक कानून के सुधार के लिए सिफारिश की। चूंकि पिछली राय को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था, ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से राय लेने का फैसला किया। यह मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा। यूसीसी केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। भाजपा की विचारधारा से जुड़े राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की राह में कई कानूनी अड़चन थी। उसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने अपने उन वादों को पूरा किया, लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट ने कई बार इसकी जरूरत बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में कहा था कि वह समान कानून के पक्ष में है और संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता की वकालत की गई है। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है और इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया। इसे संविधान में इस नजरिए के रूप में शामिल किया गया था कि जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। मतलब पता तो था कि इसकी जरूरत है, लेकिन उसे उस वक्त रोक दिया गया और उस वक्त के लिए छोड़ दिया गया कि राष्ट्र इस चीज को समझेगा और खुद से स्वीकार कर लेगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर 2021 में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के 4थे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ब्यौरा भी दिया था। दरअसल अब देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा
जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। वहीं उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार था। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है। यूं तो समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। हालांकि उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इसको लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। ये कमेटी अलग अलग धर्म, समुदाय और विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है और इस आधार पर इसको लेकर कानून तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि सरकार पहले इसे राज्यों में लागू करना चाहती है। संभावना है कि भाजपा इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर कदम उठा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले भाजपा शासित राज्यों को यानी असम और उत्तर प्रदेश ने कदम उठाए। इसके बाद कई और भाजपा शासित राज्यों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता मामले में भी भारतीय जनता पार्टी यही रणनीति है अपना सकती है। इसके तहत पहले कुछ राज्य इसे लागू करें और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाए। साथ ही ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि समान नागरिक संहिता के फायदे क्या क्या हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन व अन्य धर्मों व संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जाती है। यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं व बच्चों के जीवन उत्थान में काफी मदद मिलने वाली है। भारत में आपराधिक कानून समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर नागरिक कानून धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। दीवानी मामलों में लागू होने वाले व्यक्तिगत कानूनों को हमेशा धार्मिक ग्रंथों के आधार पर संवैधानिक मानदंडों के अनुसार लागू किया जाए और यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून जब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता की बढ़ावा देने के आधार पर धर्म में भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। केंद्र ने पिछले साल समान नागरिक संहिता पर उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग अलग अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं, जो देश की एकता के खिलाफ है। अक्टूबर 2022 में एक याचिका के जवाब के दायर में हलफनामे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अनुच्छेद 44 यूसीसी संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य को मजबूत करता है। मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा था कि विषय वस्तु के महत्व और इसमें शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न समुदायों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्र ने भारत के विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित मुद्दे की जांच करने और उनकी सिफारिश करने का भी अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मसले पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और वो राज्यों के जरिए इस पर राष्ट्रव्यापी माहौल बनाने और देश की जनता के बीच ओपिनियन तैयार करने का काम कर रही है। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है राजनीति भी शुरू हो गई और पिछले साल भी हमने देखा कि जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने इसे अपने प्रचार और वोट मांगने के एजेंडे में शामिल किया था। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल पर तेजी से काम शुरू हुआ।
सबसे पहले उत्तराखंड में कोर्ट का मसौदा बनाने के लिए 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लेने से पहले बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर राज्यों के बहाने देश के लोगों का मन टटोल रही है। उसकी मंशा है कि इतने बड़े मुद्दे पर लोगों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनती दिखे। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल और तेज होने की संभावना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बीजेपी के लिए जनसंघ के समय से जुड़ा है और बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। उसने पहला आम चुनाव 1984 में लड़ा। इसमें उसके वादों में सिर्फ अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल था। पहली बार 1990 को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को जगह दी और अब लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लागू करने की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का यह अंतिम निर्णय है और उसने कहा है साफ तौर पर कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करना उनका सबसे बड़ा मकसद है और ये उनका वादा भी था जो उन्होंने जनता से किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले ये सीएए लागू होता है या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।